नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 170 से भी अधिक लोगों को जेल यानी कि सलाखों के पीछे भेज चुके हैं। कई अधिकारी सस्पेंड है और कई लोग कतार में है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना है। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत आरटीआई करता कृष्ण कुमार साहू जी स्टूडियो पहुंचे हैं, जिन्होंने रायपुर से विशाखापट्टनम बनने वाली भारतमाला सड़क परियोजना में करोड़ों रुपए के घोटाला का उजागर किया है और विधानसभा में अभी कुछ दिन पहले घोषणा की गई है कि इसकी ईओडब्ल्यू से जांच कराई जाएगी। इस मामले को उजागर करने वाले साहू जी से हम जानेंगे ये पूरा मामला कैसे बनाया गया, कैसे शासन को चूना लगाया गया और कितने करोड़ों का शासन को लाभ या हानि पहुंचाई गई। सबसे पहले धमतरी कोर्ट में आपका स्वागत है साहू जी। आपको प्रदेश में लगभग सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप आरटीआई के माध्यम से लगातार मामले खुलासा करते हैं। कई लोग अब तक जेल जा चुके हैं, कई अधिकारी सस्पेंड है और कई लोग कतार में। फिर मैं चाहता हूं आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें आप। साथियों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार साहू, ग्राम चंदना, तहसील मगललोड, जिला धमतरी का रहने वाला हूँ। और आपके बीच आपने कुछ माह पहले रायपुर से विशाखापट्टनम बन रही भारतमाला सड़क परियोजना का मुआवजे का एक मामला उठाया था और 43 करोड़ का मामला आपने उजागर किया था। अभी विधानसभा में मामला काफी गूंजा और विधानसभा में यह निर्णय लिया गया इसकी ईओडब्ल्यू से जांच कराई जाएगी। इस पूरे को कि आपने पूरे मामले को शुरू से जुड़े रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आप कैसे आप इस मामले को पकड़े और ये घोटाला कैसे और कितने करोड़ तक का जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे ये बताएं कि ये मामला कैसे आपने पकड़ा इसको। आप समाचार पत्रों में गड़बड़ी के बारे में समाचार पढ़ने को मिला। कुछ साथियों ने भी हमें बताया कि वहाँ पे बड़े स्तर पे मुआवजा वितरण में गड़बड़ी की जा रही है। तो फिर हमने सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज प्राप्त किया और उसका अवलोकन किया और उसके आधार पे शासन को शिकायत किया। शासन ने जांच कमेटी बनाई और जांच प्रतिवेदन शासन को भेजा गया और उसके आधार पे 43 करोड़ से भी अधिक का बंदरबाट केंद्र सरकार के पैसे का मुआवजा वितरण में किया। ये 43 करोड़ का जो घोटाला कितने गांव का आपने निकाला है अभी तक? अभनपुर अनुभाग अंतर्गत तो ऐसे 18 गांव प्रभावित है, जिसमें 1196 खसरा प्रभावित है जी। हमने 6 गांव नागबांधा, उर्ला, सातपारा, टोकरो, मुड़पार के ही कुछ खसरा का हमने अध्ययन किया, जिसमें ये 43 करोड़ का घोटाला उजागर किया। आपने पूरे मामले का काफी विवेचना किया है, आपने इन्वेस्टिगेशन किया है। अगर पूरे गांव जितने गांव प्रभावित हुए हैं तो आपको क्या लगता है ये घोटाला या शासन को कितने करोड़ का चूना लगाया जा चुका है इस पूरे मामले में? आपको क्या लगता है, आपका आंकलन क्या बोलता है? अब 4 गाँव के कुछ खसरा से 43 करोड़ का है, तो आप 18 गांव के 1196 जो प्रभावित खसरा है उसकी अगर सूक्ष्मता से जांच की जाए तो ये करोड़ों और अरबों में भी जा सकता है। ये अभनपुर की बात कर रहे हैं, बाकी जिलों को आप अभी ये सिर्फ अनुविभाग अंतर्गत प्रभावित 18 गांव की प्रभावित 1196 खसरा नंबर। तो ये मामला कितने करोड़ में जा सकता है अनुमानित आपके हिसाब से? ये 400-500 करोड़ से कम नहीं जाएगा। 400-500 करोड़ का घोटाला है ये। हाँ। इस पूरे मामले में आपके लिखा पढ़ी के बाद 2 अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया है, एक एडीएम निर्भय कुमार साहू और एसडीएम शशिकांत कुर्रे। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में सस्पेंशन ही पर्याप्त है कि इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, इनको जेल डाला जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? इनके खिलाफ जैसे कोई सामान्य नागरिक चोरी, डकैती, छल, धोखाधड़ी करता है तो उसके खिलाफ कानून में जो प्रावधान है, तो ये जिम्मेदार लोक सेवक हैं, उस डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अधिकारी हैं और इनके द्वारा जानबूझ करके जो कृत्य किया गया है वो भी अपने ही जिस देश के प्रति समर्पित होकर काम करने का बात करते हैं, उसी देश की अर्थव्यवस्था को, खजाने को लूटने का काम किया है। तो इनके खिलाफ तो कानून में और कड़ाई से, सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए आपको लगता है? प्रथम दृष्टिया जब क्योंकि जांच में तो क्लियर हो चुका है प्रथम दृष्टिया कि इन्होंने 6 गांव में 43 करोड़ का घोटाला किया है। बिल्कुल इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए और जो विधि सम्मत प्रक्रिया है वो इनके खिलाफ होनी चाहिए। पूरे मामले में अभी आपने बताया कि अभी 6 गांव कार है,
टोटल कितने गांव इसमें प्रभावित हुए, आपकी जानकारी के इस पूरे अपने छत्तीसगढ़ या धमतरी जिले की बात करें, रायपुर जिले की बात करें तो? मुझे इसकी तो जानकारी नहीं है जी छत्तीसगढ़ में जहाँ सड़क प्रवेश करती है और जहाँ से निर्गमन होती निकलती है, जी उनका ईओडब्ल्यू से मेरा आग्रह है कि वे सारे गांवों को जी प्रभावित सारे खसरा जो राजपत्र में प्रकाशित है और उसके बाद उसका बटांकन किया गया है। मतलब राजपत्र प्रकाशित होने के बाद रजिस्ट्री की गई, ऐसा मानते हैं आप इसको लेके? क्लियर है, रजिस्ट्री पेपर ऑनलाइन होता है जी और उसमें राजपत्र की जो तिथि है वो राजपत्र में प्रकाशित है, जी रजिस्ट्री का जो डेट है वो रजिस्ट्री में अंकित है, दोनों में ही अंतर है। सब काम बाद में क्या किया। मैनुअल किया गया? ऐसा जानकारी मेरे को कि इसको जो ऑनलाइन रजिस्ट्री होना था उसको मैनुअल किया गया, उसमें तारीख नहीं डाला गया, इसके बारे में दर्शकों को बताएं हमारे। मैनुअल जो खाता विभाजन है जी एक परिवार के जमीन को उसी परिवार के 10 लोग 20 लोग 25 लोग सदस्यों के बीच में बांटना, इसके लिए मैनुअल बंटवारा नामा का जो राजस्व प्रकरण तैयार किया गया और उसमें बिना दिनांक डाले आदेश पारित कर दिया गया और उसके आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया गया। इस पूरे मामले में आपको ऐसा लगता है कि कुछ संगठित गिरोह काम कैसा लगता है आपको, क्या लगता है आपको? अनुभागीय अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, उप पंजीयक रजिस्ट्री, हल्का पटवारी और भूमाफिया, जी ये आपस में संगठित होकर के आपस में एक राय होकर के योजनाबद्ध तरीके से सरकार के धन को लूटने का काम किए। मेरी जानकारी अनुसार आपकी शिकायत के बाद 6 महीने तक तत्कालीन रायपुर कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट को दबा के रखा था, ये पूरा मामला क्या बताएं हमारे दर्शकों को? सितंबर 2009 में जांच कमेटी ने जिला कलेक्टर रायपुर डॉक्टर सर्वेश्वर दास भूरे को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया। कलेक्टर रायपुर ने इस प्रतिवेदन को राज्य शासन को अपने रहते तक नहीं भेजा, जबकि मैंने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करके निवेदन किया। तो मुझे लगा कि जो ये बंदरबाट का जो प्रभाव है कुछ लग रहा है। कलेक्टर के स्थानांतरण होने के बाद जो नए कलेक्टर रायपुर आए उनके द्वारा बिना देर किए ये प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजी गई और फिर प्रक्रिया में आई। आपको ऐसा लगता है कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो तो कुछ और प्रदेश के बड़े अधिकारी भी इस जांच के मामले में सामने आ सकते हैं या उनकी संलिप्तता मिल सकती है, ऐसा लगता है क्या आपको? बिल्कुल, इसमें अधिकारी, कर्मचारी, भू माफिया के साथ साथ जो राजनीतिक दल के लोग हैं, विधायक, सांसद, मंत्री भी हो सकते हैं जी, या कोई किसी भी स्तर का जनप्रतिनिधि हो सकता है। अभी संलिप्तता सामने आएगी। अभी विधानसभा में जो इसकी जांच ईओडब्ल्यू से कराए जाने की घोषणा की गई है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक काफी हस्तक्षेप रहता है, बड़े अधिकारियों का हस्तक्षेप रहता है, ऐसे में क्या ईओडब्ल्यू इसकी निष्पक्ष जांच कर पाएगी, ऐसा लगता है आपको? किसी भी कार्य में अगर ईमानदारी है तो फिर पुलिस चाहे क्षेत्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे देश की हो, तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। और जहाँ ईमानदारी नहीं है तो अगर हम विदेश से भी पुलिस लाएंगे तो वो कम है। अगर मान लो अगर यहाँ से आपको न्याय नहीं मिला तो क्या आप इस लड़ाई को माननीय न्यायालय तक लेके जाएंगे? क्या लगता है आपको, इसकी आगे की तैयारी आपने किया है क्या इसको लेके? अभी तो फिलहाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद जो जांच कार्यवाही आगे बढ़ती है उसका अध्ययन अवलोकन करेंगे और उसके बाद जो उचित होगा निर्णय लेंगे। साहू जी, भारतमाला सड़क परियोजना में जो घोटाले के पहले आपने मगरलोड में शिक्षा कर्मी घोटाला, भर्ती घोटाला का भी उजागर किया था, अब तक उसमें क्या कार्रवाई हुई है, हमारे दर्शकों को बताएं तो। जनपद पंचायत मगरलोड में वर्ष 2007 में शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के 172 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी हुआ है जी। उस समय भी समाचार पत्रों में क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन, इसमें पता चला कि बहुत व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। तो हमने दस्तावेज बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया जी। जो प्राप्त किया उसको हमने जांच के लिए थाना प्रभारी मगरलोड, अनुभागीय अधिकारी कुरुद, पुलिस अधीक्षक धमतरी, आईजी रायपुर को हमने इस पत्र प्रेषित किया था। जांच पड़ताल के बाद 2011 में प्रथम सूचना रिपोर्ट जी, छानबीन समिति, चयन कमेटी और शिक्षा कर्मियों के विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें धारा 420 छल, धोखाधड़ी, 467-68 ST/SC एक्ट, साक्ष्य को नष्ट करने की धारा के तहत उसको विवेचना में लिया गया। विडंबना यह है कि मामले को CID जांच के लिए भेजा गया
सीआईडी जांच ने फिर से मामले को जिला पुलिस धमतरी को वापस किया, जिसमें अभी तक एक आरोपी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ही गिरफ्तार कर पाई है पुलिस। बाकी मामले में अभी विवेचना जारी है। 2007 की घटना है, 2011 में एफआईआर हुआ है, जबकि माननीय न्यायालय का कहना है कि किसी भी अपराध को की विवेचना को अत्यधिक विलंब नहीं करना चाहिए, समय सीमा में उसका निराकरण होना। मतलब जांच के नाम पर समय व्यतीत कर दिया जाता, ऐसा लगता है क्या इस मामले में भी ऐसा ही तो नहीं होगा? क्या लगता है आपको? क्योंकि आप बता रहे हैं 2007 का मामला, 2011 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई और 2025 से अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पाया है। तो अभी इस मामले में कैसा लगता है कि न्याय मिल जाएगा? क्या लगता है आपको? क्योंकि हमारे यहाँ शासन की जो व्यवस्था है वो भगवान भरोसे है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? अभी तो जो शिक्षाकर्मी का मामला है वो पुलिस का अपना जिला पुलिस का विवेचना और सीआईडी पुलिस की विवेचना है। चूंकि ये मामला राज्य शासन ने बड़े उम्मीद और भरोसे से ईओडब्ल्यू को सौंपने जा रही है, तो मैं ही नहीं, राज्य की जो जनता है, आम नागरिक हैं, वो भी इस भरोसे को भरोसा मान के ही उम्मीद रखते हैं कि अच्छी कार्रवाई होगी, जल्दी कार्रवाई होगी और समय पे होगी। आप एक आरटीआई कार्यकर्ता है, क्या आप आरटीआई के तहत जो आवेदन लगाते हैं उनको जानकारी मिल जाती है? कैसे बताया जाता है कि लोग अधिकारी जानकारी नहीं देते, गलत जानकारी देते हैं? इसको लेके बताएं कैसे करते हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती। आम आदमी के लिए केंद्र सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया था, लेकिन आज भी देखा जाता है संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी आवेदक को जानकारी देने से कतराते हैं। आप बताएं कैसे जानकारी लेते हैं, कितनी तकलीफ होती है कि आसानी से आपको जानकारी मिल जाती है? मैं प्रायः जानकारी सूचना का अधिकार के तहत किसी डिपार्ट से लेता हूं, तो मैं उस डिपार्ट में जाता नहीं। भारतीय जो पोस्ट डाक विभाग है उसमें मैं अपनी चिट्ठी डाल देता हूं और जो उसका जवाब है, जो जानकारी भी है, बाई पोस्ट मेरे तक आ जाता है। जिससे समय और धन की बचत होती है और हम किसी भी ऑफिस में आना जाना भाग दौड़ से हम को राहत मिलता है। आसानी से जानकारी मिल जाती है आपको, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को, आम नागरिक को जानकारी देने में काफी हेल किया जाता है, जानकारी गलत दिया जाता है, ऐसा भी लगता है कभी कभी। आपको क्या लगता है? काफी लंबे समय से आप आरटीआई के कार्यकर्ता में काम कर रहे हैं, आपका अनुभव हमारे दर्शकों को बताएं आप। बहुतायत डिपार्टमेंट में आवेदन लगने के बाद जानकारी समय सीमा में मुझे मिल जाती है। कहीं कहीं पे अपील की स्थिति आती है और कहीं कहीं द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग तक मामला ले जाना पड़ता है और अंततः जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे जानकारी को प्राप्त करने विलंब की स्थिति में हमको शासन को भी सूचना देने में अधिक विलंब हो जाता है। इसके लिए कोई इसमें राज्य शासन को, राज्य सूचना आयोग को कड़ाई से या प्रचार प्रसार के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से पहल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगली बार फिर एक नई सेक्शन पर आपसे मुलाकात, तब तक नमस्कार।